17th बीपीएससी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसमें टोटल पोस्ट की संख्या बताई गई है वह 1957 या उससे अधिक होने की अभी चांस बनते हैं। तो हम अब इस पर बारी बारी से एक एक चीज़ करके हम आगे डिस्कस करते हैं कि हम लोग को फॉर्म अप्लाई करने में क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और कहाँ पर कौन कौन सा पोस्ट निकला हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यह जो कि 17th बीपीएससी है एग्ज़ाम, तो इसमें देखें तो जो नोटिफिकेशन में अब तक जो सामने आया है उसमें पदों की संख्या जो है 1957 के आसपास है, जिसमें अनुमंडल पदाधिकारी वरीय उप समाहर्ता, जिसे बिहार प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत आता है, जो कि लेवल 9 का पोस्ट है, उसमें टोटल पोस्ट की संख्या 200 निकल कर आई है, जिसका न्यूनतम उम्र सीमा जो है वह 22 वर्ष है। इसमें आरक्षण कोटिवार रिक्तियाँ दिया गया है कि जनरल के लिए 80 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 20 सीट है, अनुसूचित जाति के लिए 32, अनुसूचित जनजाति के लिए 2, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 36 और पिछड़ा वर्ग के लिए 24 सीट सामने आई है। पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए 6 सीट इसमें शामिल है। ये जो हरा वाला आप देख रहे हैं, यह महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण 35% का होता है, उसके बारे में दिया गया है। उसी प्रकार इधर पुलिस उपाधीक्षक का है, जो कि गृह विभाग के अंतर्गत आता है। यह भी लेवल 9 का पोस्ट है। इसमें जो उम्र सीमा रखा गया है वह 20 वर्ष रखा गया है, यानी कि उम्र सीमा अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग है। तो इसमें जो जनरल कैटेगरी के लिए 52 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 13, अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए 28, एसटी के लिए 1, ईबीसी के लिए 24 और बीसी के लिए 12, पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए 6। इस प्रकार टोटल 136 पोस्ट इसमें दिया गया है। यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी के लिए है और इधर जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उनके लिए है इसमें। तो ये आप एक एक करके देख लीजिएगा। इसमें ये जो हरा वाला है ये नीचे वह महिलाओं के लिए आरक्षित सीट है। उसी प्रकार तीसरा जिला समादेष्ट का निकला है, फिर काराधीक्षक का निकला है। उसी प्रकार लगभग 25 से 26 तरीका के पोस्ट निकले हैं, जो आप इसमें देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। सभी की उम्र सीमा अलग अलग है, किसी में 22 वर्ष, किसी में 20 वर्ष, किसी में 21 वर्ष है। जैसे देखिए इस सब में 21 वर्ष है, जबकि इससे पहले 22 वर्ष है। कुछ में 20 वर्ष है, जैसे ये दोनों को 20 वर्ष है। तो सभी का उम्र सीमा अलग अलग है। और इसमें जो टोटल पोस्ट जो निकल के आया है वह 1945 आया है, जिसमें 609 सीट जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसके अलावा देखें तो एक और अलग से विभाग में बहाली निकला है, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी। यह भी लेवल 9 का पोस्ट है, जिसमें उम्र सीमा 21 वर्ष है। इसमें टोटल 12 सीट निकल के आए, जिसमें 4 महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ऑप्शनल के समय थोड़ा सा अंतर चलता है, बाद बाकी सब सही है। अब देखते हैं कि शैक्षणिक योग्यता क्या क्या मांगा गया है। तो आप 17th बीपीएससी में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आप मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक या उसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी कि आपको फॉर्म अप्लाई करने से पहले तक आपके हाथ में आपको पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट, मार्कशीट वगैरह सब चीज़ रहना चाहिए, क्योंकि उसका आप अपलोड करना पड़ेगा वह मार्कशीट और वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट या सर्टिफिकेट। तो आप यदि अभी अपेयरिंग में हैं तो आप इसमें नहीं भर सकते हैं।
बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, इसमें भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक का डिग्री होना चाहिए। सिर्फ इसमें जो वैकल्पिक विषय जो कि आपको मेंस में चुनना रहेगा एक, उसमें ये 4 जो दिया गया है इसी में से किसी एक का चयन करना होगा। बस इतना ही इस पोस्ट के लिए अंतर है। अब आगे बढ़ते हैं कि उम्र सीमा सर कब से कब तक होगा। तो उम्र सीमा के बारे में यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि 1 अगस्त 2024 तक आपकी उम्र सीमा न्यूनतम जो है, जो नोटिफिकेशन में पोस्ट के हिसाब से अपना देखकर 20 वर्ष, किसी में 21 वर्ष, किसी में 22 वर्ष की जो मांग की गई थी वो आपको 1 अगस्त 2024 तक यदि पूरा हुआ है तो आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अधिकतम उम्र सीमा में बात करें तो मेल कैंडिडेट जो यूआर से हैं उनको 37 वर्ष, जो यूआर के जो फीमेल हैं और जो बीसी और ईबीसी हैं वो पुरुष और महिलाओं के लिए 40 वर्ष, एससी और एसटी के पुरुष और महिलाओं के लिए 42 वर्ष की उम्र सीमा रखा गया है। आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन यानी कि मैट्रिक या उसके समतुल्य प्रमाण पत्र के आधार पर आपका जन्म तिथि को मान्य माना जाएगा। यानी आप जब भी जन्म तिथि के काउंट करेंगे तो आप मैट्रिक या उसके समकुछ समतुल्य जो प्रमाण पत्र है उसमें जो डेट ऑफ बर्थ है उससे आप 1 अगस्त 2024 तक काउंट करके गिनेंगे। अब आगे बढ़ते हैं तो ऑनलाइन इसका कब से अप्लाई हो रहा है। तो ऑनलाइन 28 सितंबर 2024 से अप्लाई होगा और लास्ट डेट इसका रखा गया है वह 18 अक्टूबर 2024 रखा गया है, यानी कि आपको 20 दिन का समय मिला है। इसमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो जो इस बार पहली बार बीपीएससी के फॉर्म अप्लाई करेंगे उनको फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको यूज़र नेम और पासवर्ड प्राप्त होंगे। उसके बाद आप उस यूज़र आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके अपना फॉर्म फिलअप करेंगे। लेकिन जो 69वीं बीपीएससी में वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा। उनको पिछला वाला ही यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन कर अपना फॉर्म को पूरी तरीक़ा से फाइनल सबमिट करना होगा। और यहाँ पर है कि आप जब फॉर्म को फाइनल सबमिट करें तो उससे पहले 1 से 2 बार अच्छे से जांच कर ले कि आपके द्वारा दी गई सभी जानकारी सब ठीक ठाक है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बाद में यदि किसी प्रकार का दिक्कत हो जाता है और आप फाइनल सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद वह एडिट करने का कोई प्रावधान नहीं है, यानी कि आप इसमें सुधार नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप फॉर्म को फाइनल सबमिट करें या साइबर कैंपे वाला भैया से करवाएं तो उनसे पहले बोलिए कि हमें को 1 बार 2 बार अच्छा से देखने दीजिए और उसके बाद ही अपना फॉर्म को फाइनल सबमिट करें। अब इसमें परीक्षा की मोड देखते हैं। तो इसमें पहले पीटी होगा, उसके बाद मेंस होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो पीटी जो कि प्रारंभिक परीक्षा है जिसमें आपको 2 घंटा का समय मिलेगा और कुल 150 प्रश्न होंगे जो कि बहुविकल्पीय होंगे, यानी कि उसका एक क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें चारों में से एक सही होगा, उसको आपको चयन करना होगा। इसमें प्रारंभिक परीक्षा में 1/3 का निगेटिव मार्किंग है, यानी कि आप 3 क्वेश्चन यदि गलत करते हैं तो 1 क्वेश्चन जो कि आप सही है उसको में से आपको जितना नंबर बनता है उसको डिटेक्ट कर लिया जाएगा। तो इसलिए निगेटिव मारने से बचेंगे। इसमें कहा गया है कि प्रारंभिक परीक्षा में हम 10 गुना वैकेंसी की कैंडिडेट को हम मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो 1957 अभी के लिए वैकेंसी है, तो 10 गुना करेंगे तो 19,570 आता है। तो लगभग 19,570 विद्यार्थी जो हैं वह मेंस के लिए एग्ज़ाम में बैठेंगे। मेंस
के बाद मेंस में आपको जब पीटी क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपको पुनः मेंस के लिए एक आवेदन करना होगा। उसके बाद आप मेंस के एग्ज़ाम के लिए रेडी रहेंगे। जब मेंस के फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसमें उसका सिलेबस, मेंस का सिलेबस में आपको समान हिंदी पूछेगा जो कि 100 अंक का होगा, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। आपको इसको में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यदि आप 30% अंक नहीं ला पाते हैं तो आपको वहीं से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद आपका जो मेरिट बनेगा वह समान अध्ययन प्रश्न पत्र 2 जो कि 300 अंक का होता है, और फिर समान अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र 3 जो कि 300 अंक का होता है, और एक निबंध जो कि 300 नंबर का होता है। यानी कि टोटल 900 नंबर का आपको मेंस होगा। इसके आधार पर आपको मेंस क्वालिफाई कराया जाएगा। इसमें एक वैकल्पिक विषय जो कि ऑप्शनल चुनने का रहेगा, जो कि 100 अंक का होगा, वो भी वस्तुनिष्ठ होगा, MCQ होगा। उसमें आपको पास करना अनिवार्य होगा, लेकिन उसमें उसको मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। मेरिट लिस्ट में जो मेंस का जो समान अध्ययन प्रश्न पत्र 2 है, समान अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र है और निबंध, यानी टोटल 900 नंबर का शामिल किया जाएगा। जब आप इसमें 900 नंबर में आप क्वालिफाई कर जाते हैं तब आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। जब इंटरव्यू जो होता है वह 120 अंक का होगा। जब इंटरव्यू आप निकाल देंगे तो जो मेरिट बनेगा वह 900 अंक जो पीटी में मेंस में पास किए थे जिसको, और 120 अंक इंटरव्यू, टोटल 1020 अंक पर आपको मेरिट बनेगा। अब बात करते हैं कि आरक्षण का लाभ किसको किसको मिलेगा। तो ध्यान से देखिए कि आरक्षण का लाभ उन्हीं को मिलेगा जो बिहार के अस्थायी निवासी हैं, उन्हीं को सिर्फ आरक्षण का लाभ मिलेगा। जो कैंडिडेट बिहार से बाहर के हैं और वो बीपीएससी में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो उन्हें कोई किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, उन्हें जनरल के एज ए कंसीडर किया जाएगा। अब सर, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा, तो उसमें आपको अनुसूचित जाति यानी SC/ST के लिए जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र आपको जमा करना होगा। जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो ये दोनों सर्टिफिकेट आपको ले जाना होगा, और वहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर और उसका जो इशू डेट है यानी कि जारी कब हुआ था उस डेट को वहाँ पर मेंशन करेंगे आप। BC और EBC के लिए NCL जमा करना पड़ेगा और निवास प्रमाण पत्र जमा करना होगा। EWS के लिए EWS सर्टिफिकेट और निवास प्रमाण पत्र जमा करना होगा। अब बात करते हैं कि जो फीमेल कैंडिडेट हैं, मैरिड कैंडिडेट हैं, तो यदि NCL में बिलोंग करते हैं तो वह अपने पिता के नाम और पता पर NCL बनवाएंगे। निवास भी पिता के नाम और पता पर ही वो अपना NCL और निवास बनवाएंगे। कौन? जो कि BC और EBC वाले फीमेल कैंडिडेट। लेकिन EWS वाले जो फीमेल मैरिड कैंडिडेट हैं जो कि साथ में अभी अपने पति के साथ रह रहे हैं, तो उनका EWS सर्टिफिकेट अपने हस्बैंड के नाम और पता पर बनेगा, जबकि उनका जो निवास है वह अपने फादर के नाम और पता पर बनेगा। तो इस बात का ध्यान से बनवाइएगा कि जो BC और EBC हैं तो वह अपना NCL और निवास अपने पिता के नाम पर, जबकि EWS के जो वीमेन हैं, जो फीमेल वीमेन हैं मैरिड जिनका शादी हो गया है और वह अपने पति के साथ रह रही हैं, तो वो अपना EWS
हस्बैंड के नाम और पता पर, जबकि निवास जो है अपने पिता के और पिता के नाम और पता पर बनवाएंगे। जो इसका सर्टिफिकेट का जो वैध तिथि माना जाएगा वह 1 वर्ष के लिए माना जाएगा, EWS वाला। यानी कि जब आप फॉर्म की लास्ट डेट है उससे 1 साल पहले तक में बना हुआ है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप वही जो सर्टिफिकेट है आप जमा कर देंगे। अब इसमें जब हम फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगा, तो उसके लिए है, देखिए, आपको मैट्रिक का मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेकर जाना है, या जब आप खुद से अप्लाई कर रहे हैं तो इसको रखेंगे। ग्रेजुएशन के मार्कशीट और सर्टिफिकेट रखेंगे। यदि सर्टिफिकेट आपको अभी तक नहीं आया है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट रखेंगे। SC/ST के लिए जाति और निवास आपको हाथ में होना चाहिए। BC और EBC के लिए NCL और निवास होना चाहिए आपके हाथ में। EWS के लिए EWS सर्टिफिकेट और निवास होना चाहिए आपके हाथ में जब फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो PWD कैंडिडेट के लिए PWD सर्टिफिकेट और निवास होना चाहिए। फ्रीडम फाइटर के जो ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर हैं उनके लिए सर्टिफिकेट और निवास होना चाहिए। और इसके अलावा आपको पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए और एक जीमेल ID होना चाहिए, और हिंदी और इंग्लिश में आपका सिग्नेचर लगेगा। जो NCL है और EWS सर्टिफिकेट है, आप 1 अप्रैल 2024 के बाद का है तब तो ठीक है, अच्छा नहीं है तो इसको अप्लाई कर दीजिए, आपको निकल जाएगा। ऐसे आपको जो सर्टिफिकेट का जो वैलिड तिथि माना गया है वह 1 साल पीछे का माना गया है, लेकिन आप रिस्क न लीजिए। 1 अप्रैल 2024 के बाद का है तो ठीक है, न है तो अपना फिर से अप्लाई कर दीजिए। किसी प्रकार के ऐसे 1 साल पहले का भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं कि कौन सा NCL बनवाना है। तो आप जब भी NCL बनवाएंगे तो इसमें बिहार सरकार के प्रयोजन वाला बनवाएंगे, न कि भारत सरकार के प्रयोजन वाला। NCL 2 प्रकार से बनता है, एक भारत सरकार के प्रयोजन के लिए और दूसरा बिहार सरकार के प्रयोजन के लिए, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के लिए। तो आपको स्टेट गवर्नमेंट वाला बनवाना है, न कि भारत सरकार वाला बनवा लीजिएगा। भारत सरकार वाला बनवाइएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। उसको मैं यहाँ पर देखिएगा तो NCL में इसी प्रकार से आपको बिहार में बनता है, जिसमें इधर प्रमाण पत्र यानी कि वह उसका जो है प्रमाण पत्र संख्या, सर्टिफिकेट नंबर जिसको बोलते हैं वो है। यहाँ पर है कि कब उसका जारी किया गया है, यानी कि यह सर्टिफिकेट कब जारी किया गया है। यह जारी किया गया है उसका भी डेट वहाँ पर मेंशन करना होगा, और यह सर्टिफिकेट को नंबर है वो भी मेंशन करना होगा, और साथ ही इसका अपलोड भी करना होगा। तो आप फार्म अप्लाई करने से पहले ये सर्टिफिकेट आपको पास नहीं है तो आप अपना अंचल में जाके बनवा लीजिए। समय है, अभी नहीं बनता है तो वहाँ पर जो बनवाते हैं उनसे बोलिए कि हमको ज़रूरत, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, BPSC के फार्म भरेंगे तो वो एक 200 रुपया लेके बनवा देंगे। तो उस प्रकार से आप NCL बनवा लीजिएगा। NCL बनवाने के लिए सबसे पहले आपको जाति बनेगा, फिर निवास बनेगा, उसके बाद इनकम के सर्टिफिकेट बनेगा। जब ये तीनों आपको बन जाएगा उसके बाद आप NCL के लिए अप्लाई करेंगे, उसके बाद आपको NCL मिल जाएगा। फिर EWS वाला में देखें तो EWS के सर्टिफिकेट बिहार में इस प्रकार के बनता है। तो वहाँ पर देखिएगा वैलिड फॉर ईयर, तो वहाँ पर अपना यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर रहेगा, यहाँ पर डेट रहेगा। तो यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर में ये वाला नंबर को डालना है और डेट वाला में ये वाला इशू डेट को डालना है। और जो अभी अप्लाई नहीं किए हैं और जिसके पास नहीं है और वो NCL या EWS में बिलोंग करते हैं तो वो अपना बनवा लें, क्योंकि जब इससे पहले के लास्ट डेट से बाद यदि आपको बनता है तो उसको में आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा, आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो इसलिए जाहिर सी बात है कि आप अपना ब्लॉक में सबसे पहले आप यही काम करिएगा कि अपना EWS सर्टिफिकेट और NCL सर्टिफिकेट जल्द से जल्द अपना ब्लॉक से बनवा लीजिएगा जाके 1-2 दिन में। थोड़ा बहुत पैसा लगेगा तो पैसा दे दीजिएगा, 200-400-500 रुपया लगेगा, कोई दिक्कत ना है, लेकिन
अपना करियर के साथ रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि कट ऑफ में 10-10, 5-5 नंबर के इधर उछाल आता है, तो इसलिए किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब सर कट ऑफ कितना गया था पिछला बार? तो 69th बीपीएससी जो था उसमें अनरिजर्व का कट ऑफ था जो 91.67 था, जो कि 150 में था पीटी का। वहीं देखें तो अनरिजर्व में फीमेल के 84 नंबर था 150 में। और अपना हिसाब से देख लीजिएगा कि हमको कौन सा कैटेगरी में कितना कितना कट ऑफ गया था। इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आशा करता हूँ आप लोग का डाउट क्लियर हुआ होगा। लाइक करें, कमेंट करें। यदि किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप अपना कमेंट नीचे छोड़ सकते हैं। शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।